लगे हैं आज फ्रेंच रेवोल्यूशन के पास्ट पेपर्स, राइट। तो मैं एक ही क्लास के अंदर ये कंप्लीट एक ही वीडियो के अंदर मैं ये अपलोड करूँगा इसके पास्ट पेपर्स, ठीक है। तो आई गेस ये मैंने 2024 के जितने पास्ट पेपर्स के आंसर्स कंपाइल कर सकूँ मैंने कंपाइल किए हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं देख रहा था कि कंप्लीट रेपिटेशन है क्वेश्चंस की, ठीक है। एक आपके पास वो देता है 89 के रेवोल्यूशन की कॉजेज़, और फिर उसी को घुमा फिरा के आंसर सेम रहता है, खाली आपने पैराग्राफिंग चेंज करनी होती है, वर्डिंग चेंज करनी होती है, वो तो कोई भी लेवल्स का बच्चा कर लेता है इस वक्त, ठीक है। एक ही चीज़ होगी। फिर आपके पास आता है 90 से 95 की टाइमलाइन आती है, वही 5-6 इवेंट्स हैं, वो मैं आगे आपको करा देता हूँ, ठीक है। तो वो एक है। फिर आपके पास आता है 95 से क्या कहते हैं, डायरेक्टली जब हमारी ख़त्म हो रही है, ठीक है, एबॉलिश हो रही है 18 प्रीमियर, सही। उस इवेंट तक आपके पास 1800 तक एक टाइमलाइन आती है। तो बेसिकली वन टाइमलाइन आपकी 89 तक जाती है, फिर एक आपकी जाती है 95 तक जाती है, फिर 95 से 1800 तक जाती है, और फिर 1800 से ऑनवर्ड जाती है, एक क्वेश्चन उस पर आता है, ठीक है। ये अक्सर 1804 के ऊपर भी आ जाता है जब उसकी कोरोनेशन वगैरह हो रही थी नेपोलियन की। तो ये एक टाइम फ्रेम है, क्वेश्चंस सेम आ रहे होते हैं, ठीक है। वर्डिंग चेंज करोगे, एक बार पॉलिटिकल पूछ लेगा, अगली बार हंगर पूछ लेगा, तो अगली बार इकोनॉमिक पूछ लेगा, फिर सोशल डिवीजन पूछ लेगा, तो टाइप सेम होती है। जो असल गेम होती है वो होती है कि आपके जो 10 मार्कर का जो क्वेश्चन है वो तमीज़ वाला है। अभी इस वक्त तक मैं 2024 सीरीज़ के अंदर देख चुका हूँ जो दिमाग घुमा देने वाले थे। एक थे तुर्गुत पॉलिसीज़ के ऊपर था, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है आपका आई थिंक 2-3 वेरिएंट में आ रहा था 2024 के, उसमें उसने कुछ अजीब से कुछ पूछा था कि हाँ, निकर की निकर की के साथ उसने कुछ लगाया था, एक ना फ्रेंच टर्म लगाई थी, ठीक है। सिंग लगाई थी, और आगे जाके सिंग भी नहीं थी, उसका कोई प्रपोजल जो भी उसका था, ठीक है। और उसने पूछा था कि इसके ऊपर क्वेश्चन था। तो हमने अगर नोट्स वाइज अगर हम उसको करते तो पेपर में एटलीस्ट हम मतलब मोर देन 5 निकाल लेते, और उनका कुछ क्राइटेरिया क्या हमें चाहिए था कि एक्स्ट्रा मुश्किल था। तो जो आपका क्या कहते हैं, सेकंड क्वेश्चन, आप दो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं P2 के अंदर, तो जो सेकंड क्वेश्चन का आपका एक का नंबर थे, और जो आपने अटैम्प्ट किया वो मुश्किल वाला क्वेश्चन, तो उसकी एवरेज आपको मार्क्स मिल रहे थे, ज़्यादा करके दे रहे थे। अगर आपने नोट से भी अगर आंसर किया तो 5-6 आ रहे थे, और अगर आपने उसकी एवरेज निकाली है तो वो ऑटोमेटिकली 8-9 पहुँच रहे थे। तो इतना मसला नहीं आना चाहिए था ऐसे। और जो दूसरा क्वेश्चन मैंने शुरू में बात की थी तुर्गत पॉलिसीज़ के ऊपर, उसको भी मैं बताता हूँ किस तरह डील कर सकते थे नोट्स के साथ, और फिर उसको किस तरह कैम्ब्रिज ने उसी को अगेन सेम क्राइटेरिया लगा के ज़्यादा नंबर दिए हुए थे। अच्छा, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आ जाए या समझ आ जाए कि नोट्स में से नहीं है, तो समझ जाना कि इसके ऊपर कैम्ब्रिज ने वो करनी है, अपनी डिफरेंट मार्किंग करनी है, तो उस हिसाब से एटलीस्ट 4-5 मार्क्स का तो अटैम्प्ट करके ही आना है, ताकि वो ज़्यादा होकर 7-8 हो जाए। मेरे ख्याल में हिस्ट्री में ए निकालना इट्स नो बिग डील। ए स्टार के लिए बस ये कि थोड़ी इन्फो ज़्यादा आनी चाहिए। ओके, लेट्स सी। अच्छा, पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंट्रोड्यूस द अगस्त डिक्रीज, ठीक है। ओके, अगस्त डिक्रीज आई थिंक 4 अगस्त को, ठीक है, आए थे, और नोट्स वाइज अगर हम चेक करें 4 अगस्त को ये हुए थे, और डिक्लेरेशन ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन सिटीजन आपके पास 26 अगस्त को आई थी, राइट। और नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली आपके पास ऊपर आ गई थी, ठीक है। उससे पहले आई थी बेसिकली, आई थिंक ये आई थी, मुझे इसकी सेट सही करके डेट नहीं याद, लेकिन ये कुछ इवेंट्स पहले आई थी, ठीक है। नेशनल आई थिंक टेनिस कोड होता है, इसके मेरे पास टाइम लाइन वगैरह भी थी। एक सेकंड रुकिएगा, मैं ना इसमें वो टाइम लाइन यहाँ पे आई गेस मैंने ChatGPT से निकलवा ली थी। हाँ, ये है। ओके, इसके ऊपर देखें, कैरेट टाइम लाइन वाई द नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस अगस्त डिक्रीज, मैंने टाइम लाइन इसे निकलवाई थी। हाँ, ये 9 जुलाई, ठीक है। 9 जुलाई को बेसिकली आपके पास नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली बनी है, और 4th, हाँ, नाइट ऑफ 4th अगस्त को आपके पास अगस्त डिक्रीज आया, ठीक है। तो ये अगर डेट्स ना भी आती है कोई बिग डील नहीं, मैं खाली वो एक चाह रहा था कि आइडिया हो जाए एक बार, सही। ओके, अब पॉइंट आ रहा है कि नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ने अगस्त डिक्रीज क्यों इंट्रोड्यूस किया, सही है। 9 जुलाई को नेशनल कॉन्स्टिट्यूट असम्बली ने ऐसा क्या किया, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास अगस्त डिक्रीज पैदा हुए। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपके पास ना एक इवेंट, हम पैराग्राफिंग कर रहे हैं, तो एक पैराग्राफ के अंदर आप बता देते हैं कि स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल हुई, ठीक है। उसकी वजह से लोगों को लगा, पेरिस मॉब को, सेंस किलियर्ड्स को लगा कि अब हो गई है कि जो हमारा किंग है लुइस 16,
वो इसकी बदला लेगा, ठीक है, रिवेंज लेगा। तो रिवेंज लेने के लिए उनको लग रहा था कि उन्होंने ऐसा किया है कि ब्रिगेंड्स यानी डाकू वगैरह हायर किए हैं जो कि हमारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को जला देंगे। इसकी रिटेलिएशन के अंदर, जो कि इनको कंफर्म भी नहीं था, इन्होंने क्या किया कि एक अपना ना टाइनी मिलिशिया बना ली, टाइनी आर्मी बना ली, सही है। और उनके पास जो, आपको पता होगा स्टॉर्मिंग ऑफ वेस्टाइल्स के दौरान आपको 250 अंदर आपको क्या मिले थे, आई थिंक कंटेनर टाइप मिले थे जिसके अंदर आपके पास थी गन पाउडर था, तो इनको वहाँ से मिल गया था। और होटल दी वाइल्ड के अंदर से इनको बाकी मस्केट्स वगैरह मिल गए थे, ठीक है। तो वो भी काफ़ी लाइक आई थिंक काफ़ी सारे मिले थे, ठीक है। तो अगर आप ये सारा चेक करें और आपको पता लग रहा है इनके पास एक टाइनी आर्मी बनाने की पावर थी, काइंड ऑफ टाइनी आर्मी समझ लें। और इन्होंने क्या किया था कि फिर ना डिफरेंट इलाकों पर अटैक करना स्टार्ट किया था नोबल प्लेसेस के ऊपर। मेन चीज़ जो यहाँ पे आपने डालनी है वो ये थी कि इन्होंने क्या किया था कि जो लॉर्ड्स के डॉक्यूमेंट्स थे जिसके अंदर इनकी अपनी जो लाइक इन्होंने पे करना था लॉर्ड्स को, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जला दिए थे, फाड़ दिए थे, लाइक बिल्कुल उनका सत्यानाश कर दिया था, ठीक है। तो आप एक ये लिख सकते हैं कि अगस्त डिक्रीज बनाना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि लोगों को उस वक्त पेरिस मॉब्स को इतना गुस्सा था और उन्होंने अज्यूम किया था कि अरेस्टिक पुलाट हो रहा है, राइट। तो अभी हमने जितनी मैंने गिव दी इसका एक पैराग्राफ बनाना है, जस्ट सिंगल वन। कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं, बट आई प्रेफर कि हमारे पास काफ़ी रीजंस हैं तो कैमरेज को हम बताएं कि हमें काफ़ी आता है, ठीक है। तो ऐड से कि इसका एक पैराग्राफ बनाए ओके। इतना पैराग्राफ लिख के नहीं आना है, ये जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट है, याद रहे, स्टोरी टाइप। आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टील्स on 14th July 1789, the revolution stopped being limited to Paris and quickly destabilized the whole country because news of the king's weakened control spread into provinces and created fear that violence and retaliation were coming next. In late July and early August, this exploded as great fear. A mass panic ruled France, driven by rumors of aristocratic plots and belief the nobles were hiring gangs, brigands to attack villagers, burn crops, or punish peasants for revolutionary actions in Paris. Villagers responded by arming themselves, forming local militias, but because the rumor attackers often never appeared, the fear and anger turned toward the most visible local enemy, the Signor Lord. This is why the peasants attacked Chituaks and other seigneurial properties. They saw Lord as either behind the supposed plot or as the people who would use the chaos to increase exploitation. The most important action was the destruction of feudal documents, record of dues and rights stored in the manor houses because feudalism depended on written proof, list of obligations such as payment in money or grain, labor services, fees for using the lord's mill, oven, wine, manorial court dues, and other seigneurial rights. By burning these paper, peasants were not simply rioting, they were trying to raise the legal evidence that allowed lords to collect feudal dues, essentially saying if the records are gone, you cannot prove we owe you anything. This is why the unrest threatened rural anarchy. If feudal rights could no longer be enforced, local authority and law order in the countryside could collapse. Violence could spread and the revolution could turn into uncontrolled peasant war rather than managed political reform led by the assembly. ठीक है, ओके। अच्छा, एक रीज़न ये थी, फिर आई थिंक कुछ रीज़न मैं एक साथ बताता हूँ जो मेरे जहन के अंदर आ रही हैं, फिर हम चेक कर लेंगे कौन सा सेट कर रहा है। फिर जो डिप्टीज़ थे, ठीक है, उनको लगा था कि उन्होंने एक ऐसा ग्रैंड जेस्चर दिखाना है इस मॉब को कि उसको काम कर दिया जाए। अगर उसको रिप्रेस करने की कोशिश करते तो लोगों को लगता है कि एक्चुअली जो हमने रिवोल्यूशनरी फॉर्म लेकर आना चाह रहे हैं उसके आगे किंग है, ठीक है, उसको डिफेंड कर, और हम लोग नहीं चाहते ऐसा हो, सही है। तो हम एक कंप्लीट पॉइंट इसके ऊपर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो उसको चाहिए था कि डिप्टी को चाहिए नहीं था, उन्होंने ऐसा किया था कि काम डाउन करने के लिए एक इमरजेंसी स्टेप लेना पड़ा था, और उस इमरजेंसी स्टेप को क्या कहते हैं, अगस्त डिक्रीज, सही है, ओके। अब अगस्त डिक्रीज जब इंट्रोड्यूस हुई थी तो देखिए उसमें सबसे पहली थी कि फ्यूडल राइट्स एंड किए गए हैं, ठीक है। और फ्यूडल राइट्स एंड करना ही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था डिप्टीज़ के लिए। अगर अब वो ना करते तो जो मॉब था उसने काम डाउन नहीं होना था, तो ये ज़रूरी था कि ग्रैंड जेस्चर दिखाया जाए। एट द सेम टाइम हम ये भी बता सकते हैं कि आपके पास उस वक्त ना, आपको पता है कि मैंने तीन वो पढ़ाए थे क्लब्स, जैकोबन क्लब पढ़ाया था, फ्यूलियंस क्लब, गिरेंडन्स क्लब, राइट। तो जो आपके पास स्टार्टिंग वाला था, ठीक है, जैकोबिन क्लब, ठीक है। तो जैकोबिन क्लब पहले ब्रिटेन क्लब हुआ करता था, ठीक है। तो अभी तक वो बना नहीं था, तो
ब्रिटेन क्लब के जो डिप्टीज़ थे वो काइंड ऑफ प्रेशर में आ गए थे और उनको समझ आ गई थी कि हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ये एक अपोजिशनरी वो आएगा, अपोजिशन आएगी, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अपोजिशन आएगी। तो उसका उन्होंने सिला ये निकाला कि हम अगस्त डिक्रीज़ बना देते हैं, लेकिन इस टाइम पीरियड के अंदर हमने अगर ज़्यादा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने एक्शंस क्विक करने पड़ेंगे। और क्विक एक्शंस कब कर सकते हैं, जो आपकी पार्लियामेंट है आप उसके अंदर कोई डिलेज़ ना लेकर आओ, ठीक है, कोई अपोजिशन ना क्रिएट करो, फ़ौरन अप्रूव करवाओ, वेट ज़्यादा ना करो और रेजिस्ट ज़्यादा ना करो। अगर ये चीज़ें करोगे तो हमारे पास एक एडवांस डिग्री हम जल्दी लेकर आ सकते हैं और काम डाउन कर सकते हैं। अगर हम उसको काम डाउन नहीं करेंगे, अभी तो चलो वो छोटे छोटे नोबल हाउसेस मैनर्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं, वो सूनर देन लेटर बड़ी जगहों पे पहुंच जाएंगे। लाइक पूरी मतलब वो कहते हैं ना, छोटा क्या कहते हैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला सीन कर सकते थे कि छोटे छोटे इलाकों पे तो कर लेंगे, ये ना हो कि एक बड़ा टर्न ले जाएं। सही है, ओके। या अच्छा, एक और भी था कि आपके पास आता है पेट्रियाटिक आइडियलिज्म, ठीक है। पेट्रियाटिक आइडियलिज्म क्या था कि एक ड्यूक था, एग्लियन, ठीक है। इसने क्या किया था, ब्रिटेन क्लब का साथ दिया था और एक नोबल होकर उसने अपने रिनाउंस कर दी थी अपनी वो जो होती हैं फ्यूडल राइट्स। तो ये ग्रैंड जेस्चर था टू फ्रॉम द नोबल्स की, इवन नोबल्स भी नहीं चाह रहे। और अब होता ये था कि अगर तो जिन लोगों ने ये अपने नहीं करे जो नोबल्स, तो उनको लोगों को लगता था ये सेल्फिश हैं। तो काइंड ऑफ एक स्नो बॉल इफेक्ट पैदा हो गया था, जो मैंने सोशियोलॉजी में पढ़ाया था, ठीक है। तो स्नो बॉल इफेक्ट पैदा हो गया था और उसकी वजह से क्या हुआ था कि वन आफ्टर द अनदर सारे नोबल्स ने आके अपने राइट्स को कर दिया था। तो हम एक ये रीज़न भी बता सकते हैं कि भाई देखो कि खाली आपके पास जो थी कॉन्स्टिट्यूटिव असम्बली थी वो ही नहीं खाली प्रेशर हुई बिकॉज ऑफ द थर्ड स्टेट। इनफैक्ट नोबल्स खुद विलिंगली उन्होंने अपनी रिनाउंस कर दी थी राइट्स, ठीक है। या या सही है। तो अब हम इसकी एक हमने कंप्लीट वो रीज़न कर लिया। सेकंड, द क्राइसिस फ्राइटेंड मैनी डिप्टी बिकॉज कंट्री साइड सीम टू बी इनगल्फ्ड बाय एनार्की and the disorder threatened all property, not only the noble states. However, the assembly had limited capacity to restore order by France in summer 89. Authority in many areas was collapsing, and using repression risked widening the revolt and turning the peasantry against the revolution itself. As a result, rather than condemning the priest, many deputies chose appeasement, removing the main triggers of appeasement anger so the countryside would settle. In other words, the gut decree were introduced as a practical emergency measure to restore calm by convincing peasants that the assembly was dismantling the old system that oppressed them. तो हो गए, एक आपके पास एरिटोक्रेटिक प्लॉट आ गया, सेकंड आपके पास इंगल्ड बाय नाकी वाला आ गया। तो डिप्टीज़ को समझ आ गई कि भाई ये ना हो कि ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका ना कर जाएँ, और ज़रूरी था कि इमरजेंसी स्टेप फ़ौरन लिए जाएँ। Third है ब्रिटेन क्लब वाली स्टोरी है। As key reason, the assembly moved in such a dramatic pace that the liberal deputies believed only a grand gesture would calm ruler France. This is where the Britain Club mattered. Deputies linked to this group, a key early revolutionary network that later fed into Jacobin movement, pushed for a decisive action and helped drive the peace of events. Historians note that the Britain deputies effectively orchestrated the night's proceedings, including ensuring leadership that would not slow the process down through procedure. Political logic was clear. If peasants were destroying feudal records, then the assembly had to show publicly and unmistakably that feudalism and privileges were being swept away. The pressure of movement also explained why the decrees went so far. The session of 4 August took the character of patriotic competition. Once some deputies began renouncing privileges, others felt compelled to follow so they would not appear selfish or anti-national. Britannica describes how liberal nobles and clergy began by renouncing ancient feudal privileges, and the assembly was rapidly propelled into much more sweeping abolition than might have been planned in calmer circumstances. That atmosphere, fear of ruler chaos, and combined with emotional politic of sacrifice, made many deputies go further than they had originally intended. सही है, दूसरा हो गया। अच्छा, आगे आके पास आ जाता है। बेसिकली अगर हम चाहें ना तो 4 अगस्त का जो है हम उसी को लिंक कर सकते थे ड्यूक ऑफ एग्लियन के साथ, एक पैराग्राफ बना सकते थे, ब्रिटेन क्लब अलग कर देते और जो इनकल्फ पे प्रॉपर्टी है वो अलग कर देते। तो बेसिकली हमने ना बेसिकली 10 मार्कर को ना 1.5 पेज तक जाना होता है, तो 3-4 पैराग्राफ इनफ होते हैं। सही है, अगर आपके पास टाइम नहीं बच रहा, लेकिन पॉइंट सारे डाल के आइएगा। ऐसा नहीं कि 2 पॉइंट्स लिखा है, तीसरे पॉइंट भी लिखा है, ठीक है। ऑल दो वो मार्क्स कन्फर्म कर रहे हैं, बट एक छोटा सा पैराग्राफ बना दो, बाकी जितनी रीजन है वो बता दो, यू नो कैमरिज।
Aristocratic proponent helped legitimize the surrender of privilege. Figures such as Duke d'Aiguillon and other liberal nobles were important because they were seen, at least by many contemporaries, as acting from patriotic idealism, not merely posturing. Aiguillon, for instance, is directly associated with pushing abolition proposals in connection with the Breton network, and his prominence mattered because if nobles themselves publicly renounced right, it lowered resistance inside the assembly and made the reform look like a national act of unity rather than a humiliating defeat forced by peasant violence. This contributed to the sense that assembly could calm the countryside through symbolic and real concessions. Finally, the assembly introduced the August decrees because the content directly targeted the major grievances during unrest. The decrees uh, claimed to abolish the feudal system and attack the privileges of the church, including any feudal state extraction like the tithe. अच्छा, ये वाला जो टेक्स्ट था इसको भी एंड कर दिया गया था, ठीक है, ये भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ. This was designed to persuade peasants that the revolution would no longer protect privileged orders of nobles by striking feudalism and clerical prevalence. The assembly hoped to remove causes of rural revolt and thereby restoring stability, protect property, and consolidate revolutionary authority across France. सही है. अच्छा, एक और चीज़ थी, आपको पता होगा कि आपके पास ना जो 7 years वॉर हुई थी 56 से 73 के बीच, नहीं, मेरे जहन से डेट निकल गई है, लेकिन इतनी चीज़ मुझे याद है कि 83 के अंदर इंडिपेंडेंस उन्होंने रीच किया ना अमेरिकन से, राइट. तो हमें पता है कि लाइक ड्यूरिंग दैट टाइम फ्रेम हमारी जो लाइक आर्मी थी फ्रांस की, वो किसकी मदद कर रही थी, नोबल्स किसकी मदद कर रहे थे, अमेरिका की, गेनिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन. समझा रही है. हमारा ब्रिटेन एक उस वक्त समझे कि खूनी दुश्मन टाइप चल रहा था, क्योंकि उसने हमारी स्टेट्स ली थी कनाडा जैसी, हमें वो वापस लेनी थी. अब क्या होता कि हम क्योंकि अब उनको इंडिपेंडेंस में मदद कर रहे थे, लोगों को लग रहा था, पेरिस मॉब्स को, ये डिफरेंट लोगों को, कि जैसे कि ड्यूक ऑफ इक्लियन का ये एक ना इलीट स्टेप है अपनी तरफ से, ठीक है, कि वो शो कर रहा है कि देखो मैंने वहाँ पे भी उनके साथ भी काम करूँ इंडिपेंडेंस के लिए, उनके राइट्स के लिए. तो अगर ये बंदा अगर हमारे लाइक हम जो चाह रहे हैं वो चीज़ें पूरी करके दे रहा है, तो ये एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट कर रहा है, ठीक है. हम इसको इस तरह किसी को बता सकते हैं. व्हेन अ नोबल लाइक द ड्यूक डी एग्लियन सपोर्टेड एवोल्यूशन, इट मैटर्ड बिकॉज इट मेड द रिफॉर्म लुक लाइक पेट्रियाटिक नेशनल सेक्रीफाइस, not simply the third state forcing nobles to surrender. The marking scheme hints at why people trusted them. Some of these liberal nobles had reputation tied to liberty and reform, often linked to the support for American cause in the 1770s. That created the perception that the renunciation wasn't just posturing, it helped legitimize the reforms and encourage others to follow. ठीक है, तो हम एक चीज़ चेक कर सकते हैं. 7 years वॉर की डेडलाइन 7 वॉर टाइम फ्रेम 56 से 63 के बीच का ये हम नाइस. किधर क्या, हाँ एक ही हो गया. तो अब हमारे पास ना एक आ गया, काफ़ी सारे कंटेंट आ गया. तो नेशनल असेंबली ने अगस्त डिक्रीज क्यों इंट्रोड्यूस किया था, नेशनल असेंबली ने अगस्त डिक्रीज क्यों इंट्रोड्यूस किया था, हालांकि वो नोबल्स के प्रिविलेजेस के अगेंस्ट जा रहा था, क्योंकि आवाम चाह रही थी कि फ्यूडल राइट्स एंड कर दिए जाएं. एक हमने वो वाली एंटी क्रॉस्टिक प्लॉट वाली लिख दी, ठीक है, एरिस्टोक्रेटिक प्लॉट. एक हम लिख देंगे कि ज़रूरी था क्योंकि उनको मॉब को काम डाउन करना, वरना रेवोल्यूशन की शक्ल ले सकते थे. तो तीसरा ब्रिटेन क्लब. चौथा आपके पास 4 अगस्त का जो प्रेशर था, ठीक है. फिर आपके पास आता है पांचवा ड्यूक ऑफ डी एग्लियन, उसी के अंदर आप वो रेवोल्यूशन वाली कहानी डाल सकते, रेवोल्यूशन कह रहा हूँ, इंडिपेंडेंस वाली कहानी डाल सकते हैं, वॉर वाली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई लुइस 16 recalled the parliaments at the start of his reign in 1774. अब ये कोई मजाक क्वेश्चन नहीं था, हाइट से कि ये वन ऑफ द हार्डेस्ट क्वेश्चन में से था. अब आपके पास क्या था कि जो लुइस 15 था, 16 तो रिसेंट वाला 74 में बना था ना, जो इससे पहले इसके फादर थे, ग्रैंड फादर जो भी, वो क्या थे कि यानी उनकी ना जो पार्लियामेंट के साथ इतनी बनती नहीं थी, राइट. और जो उनका चांसलर था मोपू, 1771 में उसने क्या किया था, जजेस को और डिफरेंट लाइक
एक ऑथोरिटेरियन रोल, डिक्टेटरशिप वाला रूल उसने काइंड ऑफ प्रेजेंट किया था अवाम के सामने, इवन पार्लियामेंट के सामने, तो उनकी इतनी खास बनती नहीं थी। तो जब लुईस 16 ने पार्लियामेंट लेकर आया तो उसने बताया कि अब एक नया दौर स्टार्ट हो रहा है, अब जो मेरे फैक्टर्स मेरे फादर के साथ पार्लियामेंट के साथ थे वो अब नहीं रहे। एक एक वो अपनी इमेज अच्छी करना चाह रहा था, ठीक है, सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट बना देना, चांसलर मोपू का एक बना दिया, दूसरे बना देना कि वो अपनी इमेज अच्छी करना चाह रहा था, यंग था, 20 ईयर्स उसकी एज थी या 27 थी, पता नहीं कितनी थी, इतनी कोई एज थी उसकी। अच्छा आगे आता है, अच्छा और क्या हो सकता है। हम्म, एक तो उसने recalled the parliaments at the start of his reign 1774। और क्या हो सकता है, let me think। चांसलर मोपू हो गया हमारे पास वो दूसरी रीज़न हो गई, ठीक है। आ, आई मेरे ख्याल में यही कुछ रीजंस थी। आई थिंक और क्या हो सकता है कि वो यंग था, अपना मार्क छोड़ना चाह रहा था थ्रोन के ऊपर, मे बी, राइट। और क्या हो सकता है, वो चाह रहा था कि, हाँ एक और चीज़ भी, अब जो मोपू की एडमिनिस्ट्रेशन थी ना ये ही कंटिन्यू हो रही थी फॉर द लुईस 16, ठीक है। तो इसने पार्लियामेंट्स बना के अवाम को दिखाना चाहा था कि भाई देखो हम एक यूनिटी कायम कर रहे हैं, अब हमारे दरमियान कोई झगड़ा नहीं है। एक चीज़ ये हो सकती है, तीन रीज़न ये हो गई हैं। तो ये अच्छा खासा हैवी क्वेश्चन था, मैं कह रहा हूँ ना इसके पे इतना मटेरियल नहीं था बुक में। चेक कर लेते हैं नोट्स में क्या क्या है। ओके, एक तो चांसलर मोपू वाला, ठीक है, लेट मी सी, मिनिस्ट्रियल डिस्पोटिज्म, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया था कि मिनिस्ट्रियल डिस्पोटिज्म का मतलब ये है कि उन्होंने यही वाला जो पॉइंट है चांसलर मोपू का, इसको एक्सटेंड कर दिया, उसको थोड़ा सा ना जनरल वे में बता दिया। और जनरल से मतलब क्या, वो एक जनरल मोपू को टारगेट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं भाई जितने मिनिस्टर थे सारा ऐसा कर रहे थे। और पॉपुलर एक क्लेम वही अपना जस्टिस छोड़ना चाह रहा था, दो पैराग्राफ में वो अपना जस्टिस छोड़ना चाह रहा था, और दो पैराग्राफ को उन्होंने एक जनरल करके एक स्पेसिफिक करके इस तरह किया है। तो बेसिकली हम तभी कंफ्यूज हो रहे थे कि रीजंस दो ही हैं, ज़्यादा है भी नहीं। वाई लुईस 16 called the parliament the start of his reign, Louis 16 recalled the parliament in order to signal a clear break from the unpopular policies of previous reign and to gain public support. Under 15 relation between the crown and parliament had deteriorated badly, particularly after the action of Chancellor Mobu in 1771. Mobu had suppressed the parliament by stripping judges of their power, exiling those who resisted royal authority, and replacing the court with a new institutional loyal to the crown. Although this strengthened royal control in the short term, many in the France viewed these actions as heavy-handed and authoritarian, creating widespread resentment. The death of Louis XV removed much of the hostility that had developed between monarchy and the parliament. Louis XVI had the opportunity to reset this relationship. As a young king of only 27, Louis XVI was eager to establish this only identity and distance himself from the failures of his grandfather. Yes. Recalling the parliament was a symbolic gesture that suggested a new beginning and demonstrated that the new king intended to govern in a more conciliatory and traditional manner. Again, ministerial despotism. Furthermore, the recall of the parliament was a popular decision. Many people regarded these institutions as ancient defenders of French law and customs, almost as old as a monarchy itself. This suppression under Mopu was widely criticized, an example of ministerial despotism in which powerful ministers ruled harshly without regard of traditional practices. Restoring the parliament therefore reassured the public that Louis XVI respected establishment institution and was not simply continuing the policy of unpopular royal ministers. ये जो टर्म्स है ना, की टर्म्स हैं, ये याद होनी चाहिए, तभी मैंने रेड की हैं, सही है। चांसलर मोपू वाला हो जाएगा, मिनिस्टर डिस्पोटिज्म, पॉपुलर क्लेम, ठीक है। फाइनली recalling the parliament held Louis 16 preserved the popular acclaim that greeted him at the start of his reign. Failing to restore them might have caused public enthusiasm for a new king to be fade quickly, as it would have appeared that nothing had changed since Louis 15. By recalling the parliament strengthened its legitimacy and secured early public goodwill. अब हम क्या कर सकते हैं कि ना इसको पेपर के अंदर ना एक इंट्रो एक एंडिंग पैराग्राफ वो साइड पे हो गए, दरमियान में हमें 3 ही पैराग्राफ चाहिए होते हैं। एक आपके पास आ गया सीधा सीधा ये चांसलर मोपू, ठीक है, एक पैराग्राफ। अच्छा उसी के साथ बना दे मिनिस्ट्रियल डिस्पोटिज्म 2,
तीसरा बना दे कि उसकी 20 ईयर्स की एज के अंदर वो अपना रीसेट करना चाह रहा था रिलेशंस, और उसी पैराग्राफ के अंदर इवन डाल दें पॉपुलर एक्लेम 20 ईयर्स, एक पैराग्राफ मिनिस्टर डिस्पोलिटिज्म 2, तीसरा चांसलर मोपू, वो चौथा पाँचवा स्टार्टिंग एंडिंग हो जाता है, 1.5 पेज हो गया। मार्किंग स्कीम से पॉइंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि कैम्ब्रिज का क्राइटेरिया कि मार्किंग स्कीम से ही हमने क्लोज रहना है। ओके, कह रहे टू व्हाट एक्सटेंट डिड इंटरनल डिविजन्स कॉज द काउंटर रेवोल्यूशनरीज टू फेल 90 से 95। ओके, अब आ गई आपकी इंटरनल डिविजन्स, ठीक है, टू कॉज द काउंटर रेवोल्यूशनरीज टू फेल। ओके, अब क्वेश्चन को आराम से ना ब्रेक डाउन करके समझेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं समझेंगे, अब टाइम फ्रेम के अंदर से इवेंट्स वाले पिक नहीं कर पाएंगे जो इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड है। ऑल दो सारे जाएंगे, लेकिन किस सेंस में जाएंगे थोड़ा सा समझना पड़ता है। सबसे पहले से कि रेवोल्यूशनरी कौन सा है, लेफ्ट साइड वाले, जैकोबन साइड वाले, ठीक है, और काउंटर रेवोल्यूशनरी कौन है, राइट साइड वाले। कौन से वाले, रॉयलिस्ट, इमाग्रेस, प्रिंसेस, ठीक है, वो वाली जो साइड थी, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो इंटरनल डिविजन्स थी उसकी वजह से वो अफेक्ट हो रहे थे। अब देखो प्रिंसेस और वो सारे कहाँ पे हैं, बाहर हैं, रॉयलिस्ट कुछ अंदर हैं कुछ बाहर हैं, जैकोबन अंदर हैं कुछ बाहर हैं, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई, कह रहे कि इंटरनल डिविजन्स की वजह से उनकी जो काउंटर रेवोल्यूशनरीज थी वो फेल हो रही थी 90 से 95 के बीच, राइट, गेट यू गॉट माई पॉइंट। ओके, अब इवेंट्स किस तरह बता सकते हैं। अब हमें तो पता है कि आपके पास ना ब्रिटेन के अंदर चौहान्स हुआ करते थे, ठीक है, वेंडी थी, और आपके पास ब्रिटेन था, सही। एक इवेंट हम कंप्लीट पैराग्राफ बनाएंगे क्यूब पॉन्ड एक्सपीडिशन के ऊपर 95 के अंदर हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था कि आपके पास ब्रिटेन, आपके पास वेंडी, ब्रिटनी, ये सारों ने मिल के कोशिश की थी कि हम क्या कहते हैं क्या करें, अटैक करें, लेकिन अटैक क्यों नहीं कर पाए। अटैक करने की उन्होंने कोशिश की। आपके पास जो रिपब्लिकन्स में से जनरल होश था, उनने उनको रिटेलिएट काइंड ऑफ किया और उनको हरा दिया, एग्जीक्यूट किया। अब ये वाली पॉइंट थोड़ा सा समझने वाला है, किस तरह इंटरनल डिविजन्स, हाउ, कि वो चाहते थे हम क्या कहते हैं लीडरशिप रोल्स लें। फॉर एग्जांपल ब्रिटनी, विंडी, चौहान्स, उसके बाद ब्रिटेन, हर बंदा लीडरशिप रोल्स चाह रहा था, तो वो आपस में यूनिटी नहीं रख पा रहे थे। एक पूरा पॉइंट हो गया, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट है। अच्छा जी, और क्या हो सकता है। अच्छा, फ्रेंच पब्लिक ओपिनियन, यानी इमेजिन करें कि इन सारे लाइक वो लोग अगर ये सारा मामला, एक मिनट लेट मी थिंक, काउंटर रेवोल्यूशनरीज ने फिर भी फेल होना था, राइट। उन्होंने फेल किस तरीके से होना था, इवन इन साइड द फ्रांस आपके जो एम्स थे वो कभी भी सेम नहीं हो सकते थे। लेफ़्ट साइड वाले चाहते थे क्या कहते हैं मोनार्की ख़त्म कर दी जाए, कुछ चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाए। इस साइड से ये वाले दरमियान वाले जो चाहते थे, दरमियान में क्या राइट साइड वाले जो चाहते थे वो कहते थे कि वापस आ जाए, ठीक है। कुछ कहते थे एंशियंट रिजीम रिस्टोर हो जाए, सही। तो आपस में उनकी यूनिटी नहीं थी। दो पैराग्राफ हो गए, ठीक है, कंप्लीट ये दो हैवी पैराग्राफ्स हैं, सही। थोड़ा सा डिटेल्स वगैरह डाल के लिख सकते हैं हम, हैवी हो जाएगा। अच्छा, इंटरनल डिविजन्स कॉज काउंटर रेवोल्यूशनरीज टू फेल, दो हमने रीजंस दे दिए ना। अच्छा, और क्या हो सकता है। आपके पास एक आती है 93 के अंदर वेंडियन अपराइजिंग। अब ये पता होना चाहिए कि जो वेंडियन अपराइजिंग हुई है वो काफ़ी अच्छी हुई है, जिसके अंदर उन्होंने कई बैटल्स जीती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक कंप्लीट फ्रांस में यूनिटी नहीं थी। अब वेंडी के अंदर लेट से वो जीत गए हैं, बाकी भी इतनी सारी स्टेट्स हैं आपस में यूनिटी नहीं कर पाए। 3 रीजंस हो गई, ठीक है, इंटरनल डिवीजन्स के ऊपर। अच्छा, और क्या हो सकता है। अच्छा, एक बड़ी मज़े की रीज़न है आपके पास जो एक तो है ना, देखो 9 जनवरी 1993 के अंदर लुइस 16 को गैलोडन भेज के एग्जीक्यूट कर दिया गया था। विद इन 2 ईयर्स उसका जो बेटा था, सिकली सन था, उसको भी मार दिया गया था। नोट्स में सारा बता रहा हूँ, मार दिया गया था। आपके पास एक डेडिकेशन ऑफ वेरोना भी हुई थी, ठीक है। अगर आप उसको ना भी मेंशन करें, आप खाली ये कहें कि आपके पास जो प्रिंसेस थे, ठीक है, जैसे कि पता नहीं एक इस तरह का था आर्टोइस, पता नहीं एक पी से भी स्टार्ट होता था,
ठीक है, बाकी चेक करेंगे तो अगर आर्टवाइज भी मेंशन कर दी चल जाएगा। तो और ये लोग बाहर रह रहे थे और इनको कुछ नहीं पता था कि फ्रांस के अंदर क्या हो रहा है, तो यूनिटी अगेन कायम नहीं हो सकी, इंटरनल डिविजन्स। ये हो गए हमारे पास 4 पैराग्राफ्स। अब हम बता सकते हैं भाई देखो इंटरनल डिविजन्स के अलावा और भी रीजंस थी जिनकी वजह से काउंटर रेवोल्यूशनरीज फेल हुई। ठीक है, क्या रीजंस हो सकती हैं आपके पास? और क्या हो सकता है आपके पास? let me think, let me think. इंटरनल डिविजन्स के अलावा और क्या हो सकता है? आपके पास फाइनेंशियल रीजंस, ठीक है, आपके पास वो आ गया था फ्रॉस्ट थी, आपके पास वो हार्वेस्टिंग सीजन्स के अंदर आपके पास ड्रॉट, फेमिन, फ्लडिंग, वो चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट रीजंस हैं। सही, हाँ हम ये चीज़ें मेंशन करेंगे। तो हम ये अगर इस तरह बनाएं तो हमारे पास 5 पैराग्राफ्स, ये तो बेसिकली 2.5 पेज बन ही जाता है। ओके ओके, एक पॉइंट मैंने मिस किया है। ओके, पॉइंट जो मैंने मिस किया वो था ये वाला, सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लर्जी 90 के अंदर आई थी। लेकिन अच्छा, सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी में ये हुआ था, उन्होंने कहा था गवर्नमेंट का रूल एक्सेप्ट करो, जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया वो बन गए ज्यूरट्स, जिन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया वो बने रिफ्रैक्टरी प्रीस्ट्स बन गए। ठीक है, तो यूनिटी नहीं थी, इंटरनल डिविजन। सही है। ओके, फ्रेंच पब्लिक ओपिनियन भी पढ़ा दिया है, रिप्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, मोबलाइजेशन, ठीक है, डिफरेंट रीजंस की तरह आपने इनको ट्रीट किया है, यही रीजंस थी। सही। ओके, अब इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं ताकि हमारे पास कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा आ जाए पर रीज़न का। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, द फेलियर ऑफ द काउंटर रेवोल्यूशनरी इज 1995 सिग्निफिकेंटली कॉज बाय इंटरनल डिविजन्स बिकॉज द मूवमेंट वाज नेवर यूनाइटेड इन लीडरशिप्स एम स्ट्रेटजी। रॉयलिस्ट्स अब्रॉड कौन कौन थे? आपके पास इमिग्रेज एंड प्रिंसेस, कैथोलिक एंड रॉयल रेबल्स इन द वेस्ट, वेंडी एंड चौहान्स ब्रिटनी, एंड द अर्बन रॉयलिस्ट इन साइड फ्रांस ऑल वांटेड and urban royalists inside all wanted the revolution weakened and disagreed over what to replace and how to achieve it. These split prevented coordination action, damaged the credibility with French public, and repeatedly led to misused opportunities. However, internal divisions were not the only decisive explanation. Counter-revolution also failed because the revolution retained support for key changes made in 89 and 91. Because the revolutionary state became increasingly capable of repression and mass mobilization, and because foreign intervention often harmed the royalist cause rather than saving it, overall the internal deviants were a major cause of failure, but they operated alongside powerful external and structural factors that made success unlikely. इंटरनल डिवीजन पहला पॉइंट है। इंटरनल डिवीजन कौन से वाला पॉइंट है? अच्छा वही है। इंटरनल डिवीजन्स मैटर्ड फर्स्ट बिकॉज काउंटर रेवोल्यूशनरीज लैक्ड effective accepted leadership. No single figure could unite all strands of counter revolution. Louis XVI was politically unstable as a rallying point after 91, and his execution removed him entirely. The royal alternate Comte de Provence and Comte de Artois prompted restoration from abroad, but they had limited control over events inside France. At the same time, the strong rebel leaders in France were often local and semi-independent, shaped by royalist loyalties and military circumstances. Without a recognized leadership structure, the counter-revolutionary could not plan nationally, coordinate timing, or prevent groups undermining each other. एक पॉइंट ये हो गया। conflicting aims पढ़ाया था मैंने, especially over whether revolutionary gains should be accepted. Some conservatives should tolerate constitutional monarchy, end of feudal privileges, while hardline immigrants wanted near complete restoration of ancient regime. The disagreement mattered because it blocked formation of a program that might have attracted moderates who disliked radicalism but still supported reform like legal equality and end of noble privileges. Instead of presenting a realistic alternative, counter-revolutionaries often looked either vague and divided, aggressively reactionary, both of which limited support. तीसरा आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लर्जी फोर्स एन ओथ ऑन द क्लर्जी एंड क्रिएटेड स्प्लिट बिटवीन ज्यूरर रिफ्रैक्टिव प्रीस्ट इन मेनी एरिया स्पेशली द वेस्ट काउंटर रेवोल्यूशन बिकेम क्लोजली लिंक्ड विद डिफेंडिंग ट्रेडिशनल कैथोलिक वर्शिप एंड लोकल प्रीस्ट दिस गिव द मूवमेंट रियल ग्रास रूट स्ट्रेंथ इन पर्टिकुलर रीजन्स but it also narrowed it. Religiously driven resilience did not automatically translate into unified national royalist program. The result was that the counter-revolutionary became strong but geographically uneven, concentrated areas like Vendée, Brittany, Maine, rather than spreading across France in a coordinated way.
Internal deviance further undermined counter-revolutionary through tension between internal rebel and external immigrants. Immigrants sought foreign military help and formed army outside France, but their independence on Austria, Prussia, Brittany allowed revolutionaries to portray them as acting with a foreign enemy against the nation. This propaganda was effective because France was at war at 92 and royalism became easier to label as treason. Many French people might resent the terror of de-Christianization, but still oppose foreign invasion and reject the idea of outsider determining France's future. So the counter-revolutionaries own disunity directly weakened their legitimacy at home. ओके द मिलिट्री अच्छा अब हमारे पास ना एक आ गया मेन रीज़न प्रिंसेस, आपके पास आ गया सिविल कॉन्स्टिट्यूशन, आपके पास इंटरनल एम्स, आपके पास आ गया एक्सटर्नल रेबल्स एंड इंटरनल्स, रेबल्स एंड एक्सटर्नल इमाग्रस। ठीक है, तो अब आपके पास A1 2 3 4 पैराग्राफ स्टिल हैं आपके पास। ठीक है, ओके। The military impact of internal deviation is most obvious in the pattern of counter-revolutionary rebellion. The Windian Rising in 93 was dangerous at moment, but it struggled to coordinate large-scale strategy consistently. Leadership rivalries, different priorities between peasant fighters and noble officers, and dependence of armies on local support made sustained campaigning difficult even when rebels won battles. They often could not convert success into decisive political turning point because coordination across districts was weak and linked to other royalist centers were fragile. The Windy Rebellion was a serious threat. It raised large armies, defeated Republican forces in several battles, and temporarily controlled territory. अच्छा जी, the failure of Cuban expedition showed deviant, turning opportunity into disaster. Cuban attempted to combine immigrant group, British assistance, support Johan insurgents. Royalist commander called coordination was poor. ठीक है, revolutionary offers defeat in landing and imposed brutal reprisals. Coiban illustrated the broader problem. The counter-revolutionary could sometimes create pressure, but disunity repeatedly prevented them from sustaining momentum and exploiting chances. होश वाली सीन बताया था। अच्छा, अगला क्या है? Internal division alone do not explain failure. The major limitation was the counter-revolution often misjudged French public opinion. Even men who disliked radical changes still wanted the key real radical change still wanted a key early reform preserved. The abolition of feudal, the idea of citizenship rather than state-based, and constitutional politics had genuine appeal. This meant a full restoration of order was unpopular. Even a united counter-revolutionary would have struggled to build majority support. सही हो गया? एक मिनट, गलत आ गया मेरा। Even many who disliked radical changes still wanted key early reforms preserved. Radical changes still wanted. अच्छा जी, आगे है मोर ओवर द रेवोल्यूशनरी स्टेट बिकम इंक्रीजिंगली केपेबल ऑफ डिफीटिंग ओपोनेंट्स, रिप्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, मोबिलाइजेशन. द कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल रिप्रेजेंटेड मिशन इन हार्श मेयर अगेंस्ट सस्पेक्ट अलाउड द रिपब्लिक टू disrupt resistance network, intimidate potential supporters. Military mass conscription and wartime mobilization helped the revolutionary armies improve, and victories in 94 strengthened the regime. In the West, Republican generals combined force with pacification, reducing the capacity of rebels to continue large-scale war. ठीक है, आपके पास वही CPS वाला रोल आ गया। अच्छा, आखिर क्या रह गया? Foreign support was often unreliable and sometimes counterproductivity. Austria pursued their own strategic aims. Britain's support tended to be cautious and shaped by self-interest. अच्छा, एक और भी है कि ब्रिटेन कम्प्लीटली नहीं चाहता था कि एंशियंट रिजीम रिस्टोर हो जाए। अगर वो रिस्टोर हो जाती तो एक वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पैदा करती ब्रिटेन के लिए, तो ब्रिटेन भी अपने लिए कुछ मोहतात था कि इतनी पावर तो कि वीक रहे, ज़्यादा भी ना तो। Foreign intervention could also strengthen revolutionary national invasion threats, help revolutionary leaders rally support, and justify extreme measures. In this sense, even if royalists had been less divided, reliance on foreign assistance could still have damaged their cause.
पेमेंट ठीक है। ओके, अब लास्ट टाइम एक बार एक मोटा मोटा डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरनल डिविएंस जो थी उसने काउंटर रेवोल्यूशनरीज़ को फेल किया। ठीक है, काउंटर रेवोल्यूशनरीज़ जो थी वो फेल की हुई। ठीक है, एक तो वजह ये थी कि काउंटर रेवोल्यूशनरीज़ का मतलब ये भी है कि जो रेवोल्यूशन के अगेंस्ट है बेसिकली वो फेल क्यों हुए। कुछ बाहर थे, कुछ अंदर थे। इमाग्रस की फॉर्म में थे, प्रिंसेस की फॉर्म में थे, वेंडी, चौहान, ब्रिटनी, हर बंदे का एक डिफरेंट एक गोल था, एक डिफरेंट एम था, एक कंप्लीट पब्लिक ओपिनियन डिफरेंट था। सही है, सबका सेम नहीं था। तो एक पैराग्राफ ये है, एक आपके पास पैराग्राफ बनाएगा कि काउंटर रेवोल्यूशनरीज फेल इस वजह से हुए कि आपके पास जो कॉम्ते दी प्रोविंस एंड कॉम्ते दी आर्ट्रॉयस, ये दोनों बाहर थे, फ्रांस में नहीं थे, इनको पता नहीं था कि फ्रांस में किस हद तक वो अपना इन्फ्लुएंस लेके आ सकते हैं। दो, एक आप बता सकते हो इंटरनल रेबल एंड एक्सटर्नल आपके पास आ जाएंगे वो इमाग्रेस, एक कंप्लीट उस पर बना दो कि उनकी भी डिफरेंट एम्स थे। एक चौथा पैराग्राफ बना दो कि क्यूबोन एक्सपेडिशन के ऊपर। ठीक है, एक बना दोगे आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लर्जी के ऊपर। सही है, फिर बना दोगे एक सी पी एस किस तरह इनको टैकल कर रहा था काउंटर रेवोल्यूशनरीज को। ठीक है, ये हो गया। दैट्स इट। अच्छा, वेंडियन राइजिंग भी है, तो काफ़ी चीज़ें आती हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ सोच रहा था इसका, रेवोल्यूशनरी स्टेट बिकम इंक्रीजिंगली केपेबल ऑफ डिफीटिंग ओपोनेंट्स थ्रू रिप्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, मोबिलाइजेशन, revolutionary tube represented and harsh measure against suspect allowed the to disrupt resistant network, intimidate potential suitors। ये एक अनस्टेबिलिटी पैदा कर रहा था CPS, इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। हम्म, तो बेसिकली हमने इसको जो है ना, काउंटर रेवोल्यूशनरी फेल हो रही थी, हम काउंटर रेवोल्यूशनरी के फेल होने की अगेंस्ट पॉइंट दे रहे हैं कि CPS सक्सेसफुल हो रही थी क्योंकि वो ज़बरदस्ती क्या कर रही थी, कंट्रोल ले रही थी। इसको हम दो तरीक़ों से प्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, जैसा मुनासिब लगे। मार्किंग सी में इन्होंने नेगेटिव में डाला है तो लेट्स गो विद नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्वेश्चन के नेगेटिव लेकिन है पॉजिटिव रीज़न। ठीक है, और फॉरेन आर्मी जो थी अनरिलायबल थी, हर बंदे का अपना एक मकसद था। ठीक हो गया, आई थिंक ये लास्ट रीड कर लेते हैं। Okay. In judgment, internal division were a major cause of counter-revolutionaries' fail between 1995 because they prevented unity of leadership strategy and aim, produced regional fragmentation and undermined legitimacy, especially through the split between internal resistance and Imagara's foreign-backed installation. Yet these divisions operated within a wider context that made counter-revolutionaries difficult. Continued support for early revolutionary changes, growing strength of revolutionary state, wartime nationalism, inconsistent foreign backing, internal division explain much of the counter-revolutionaries' weakened and repeated defeats. But their failure was ultimately the result of division combined with strong revolutionary resistance and state power, making the process overthrow of the revolution unlikely by 95। सही हो गया। अब आ रहा है क्वेश्चन, द डायरेक्टरी डिड अ गुड जॉब इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस। ओके ओके, सबसे आसान क्वेश्चन ये होता है क्योंकि बाकी सब में ना थोड़ी सी ना आपके एवेलुएशन वाला पॉइंट ज़्यादा होता है कि पॉइंट लिया, डिस्कस करते रहे एक सक्सेसफुल पॉइंट बनाना पड़ता है, तो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ज़्यादा रिटेन करनी पड़ी होती है, इतनी होती भी नहीं है अवेलेबल। ओके, क्या डायरेक्टली ने डिड अ गुड जॉब इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस। अब आपको ना एक टाइम लाइन क्लियर होनी चाहिए। अब बात कर रहे हैं 95 से 1800 तक, हमने बताना है कि डायरेक्टरीज़ के पॉजिटिव्स एंड डायरेक्टरीज़ के नेगेटिव्स। डायरेक्टरीज़ के पॉजिटिव्स क्या क्या थे कि इन्होंने क्या किया था, मार्च 1796 के अंदर मैंडेट्स इंट्रोड्यूस करवाए थे जो कि एक नई करेंसी थी, रिप्लेसिंग असगनास, पेपर ओल्ड वाली करेंसी थी। याद रहे कि 20 असगनास एक मैंडेट बन रहा था। एक पॉइंट ये होगा कि इकोनॉमिकली शॉर्ट टर्म के लिए इन्होंने सक्सेस कमाई थी। एक पॉइंट, टू
थर्ड ऑफ दी आपके पास जो बॉडी थी वो बैंकरप्सी डिक्लेयर करी थी, ठीक है। ये पॉजिटिव पॉइंट में आएगा क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया, बाउंड्स देना स्टार्ट कर दिए लोगों को। ये हमारा डेप्ट उतर गया कागजात के ऊपर, पेपर के ऊपर, इसलिए का बाउंड्स हैं, इन बाउंड से लोगों को कहा कि आप प्रॉपर्टीज़ खरीद लो गवर्नमेंट की, कर्जा उतर रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए फ़ायदा हुआ। दो, तीसरा हम बताएंगे कि अब उन्होंने क्या किया था, टू काउंसिल लेजिस्लेटर सिस्टम बना लिया था, या बाई कैमरल लेजिस्लेटर, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता था कि प्रपोजल्स मिल जाते, 500 को 250 वाली आवाम एक्सेप्ट कर रही होती थी, डायरेक्टरी का रोल आ गया था, एक बंदे के पास पावर नहीं रहती थी, पावर स्प्लिट अप हो गई थी। 3 पैराग्राफ। अच्छा, चौथा आप बता सकते हो कि इन्होंने फुल ट्राई की थी कि जो पॉलिसीज़ आपके पास थी ना प्री डायरेक्टरी, वो वाली कंटिन्यू की नहीं जाए। जैसे कि आपके पास कल्चरल रेडिकलिज्म ऑफ डी क्रिश्चनाइजेशन कंपेन्स वगैरह, ठीक है, जिसके अंदर आइकनोक्लाज्म वगैरह आ जाता है। तो ये जो चीज़ें थी वो चाह रहे थे कि इसको कंटिन्यू नहीं किया जाए, जैसे CPS का रोल था, ठीक है, कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी। ये लोग क्या करती थी, जैसे इसने लियोन्स वाले शहर के अंदर इन्होंने तबाही मचाई थी, तो इस तरह की चीज़ों से ये लोग अवॉइड करते थे, रेडिकल पॉलिसीज़ थे, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ पॉजिटिव था। ये हो गए आपके, कितने हो गए, 4-5 पॉइंट्स हो गए। अगेंस्ट में भी जाना है, अगेंस्ट में जाके हम ये बता सकते हैं कि भाई देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईयर 3 लेकर आए, हर चीज़ गुड की, लेकिन आपने इलेक्शन रिग किए, ठीक है। आपने कूप ऑफ फ्रैक्टिडोर किया, कूप ऑफ फ्लोरियल किया, आपने कूप ऑफ प्रारियल किया, तो ये सारे भी तो आपने किए ना, ठीक है। इलेक्शन आपने रिग किया, डेमोक्रेसी को आपने हर्ट किया, एक पॉइंट। फिर एक पॉइंट आप कंप्लीट दे सकते हो कि शॉर्ट टर्म के ऊपर इकोनॉमी इंप्रूव हुई थी, लेकिन फ्यूचर में फिर तबाही की तरफ आ गई थी, ठीक है, क्योंकि असगनास ने अपनी वैल्यू खो दी, मंडेट्स ने भी वैल्यू खो दी। 2 पॉइंट। अच्छा, आप ये बता सकते हो कि डायरेक्टरी, अच्छा, बहुत ज़्यादा आर्मी के प्रेशर में आ गई थी, ठीक है। जहाँ पे पॉजिटिव कहते हैं ना विक्ट्रीज हुई थी, आपको आर्मी के प्रेशर में भी इतनी ज़्यादा आ गई थी कि जो चीज़ होती थी आर्मी पे डिपेंड करने लग पड़ी थी, तो एक नेगेटिव पॉइंट काउंट होता है ना कि पॉजिटिव, आर्मी को ज़्यादा पावर दी जा रही थी। 3 पॉइंट। अच्छा, चौथा पॉइंट हम बता सकते, ऑलरेडी हमारे पास ये समझे कि इतने इतने मटीरियल के साथ भी टाइप पेज हो गए हैं, जस्ट एक्स्ट्रा पॉइंट शेयर कर रहा हूँ ताकि पिक्चर क्लियर हो। हम्म हम्म, आपके पास इस टाइम के बीच आपके पास वो फ्लडिंग और वो सारा कुछ हो रहा था, तो वो चीज़ें अगर दिल करे तो इंक्लूड कर सकते हैं, उसके ऊपर वो ग्रिफ नहीं रख सके, ठीक है। डायरेक्टरी ने क्या किया था कि न्यूज़ चैनल्स एंड एवरीथिंग इसको भी रोक के रख दिया था, ठीक है। इवन फ्रक्टिडोर के वक्त नहीं था, सेंसर नहीं था, अनसेंसर्ड था, लेकिन बाद में सेंसर कर दिया था। फिर आप बता सकते हो कि डायरेक्टरी की ये वीक की चीज़ थी जिसकी वजह से कि नेपोलियन ने आके ओवरटेक किया। तो आई थिंक दीज आर द रीज़न, सही। तो मेरे पास एक, मैंने इसको बनाया था, हाँ ये आसान होगा यहाँ से तैयार करना, तो ये ना रीजन यहाँ पर। Post-terror situation. After the chaos and violence of the terror directly managed to bring a certain level of political stability, they awarded a return to mass execution and extreme radicalism which helped calm down a traumatized society. Constitution of Year 3 created a system with a 5-man executive and 2-chamber legislature. The structure was designed to prevent dictatorship and keep a balance of power. Though directly had to fix the economy by mandates वगैरह लेकर आए थे. They also wanted to some bankruptcy of the 2/3, cancelling large part of the national debt to stabilize finances for a time. The Directory's government oversaw significant military victories, especially under Napoleon's command in Italy. This success brought prestige and territorial gains like Treaty of Campo Formio, which strengthened the regime in position. The Directory successfully crushed the royalist uprising like Vendôme uprising in 95 and also suppressed radical threats from by conspiracy. This meant they both extreme royalist and extreme Jacobin faction from regaining control. अच्छा, एक बात याद रहे, जो आपके पास है ना, ये वाले जो 2 पॉइंट हैं, वेंडमायर की अपराइजिंग 95 और बॉबॉयफ की कॉन्स्पिरेसी इन 96, ठीक है। आई थिंक वेंडमायर किसी मंथ का नाम होता, सितंबर ये जो भी। अच्छा, ये दोनों जो इवेंट्स होंगे एक ही पैराग्राफ में शेयर करेंगे, याद रहे, क्योंकि हमने बैलेंस क्रिएट करना है। मेंटेनिंग पब्लिक एंड रेवोल्यूशनरी गेन्स डिस्पाइट वनरेटी केप्ट फ्रांस अ रिपब्लिक एंड प्रोटेक्ट मेनी ऑफ द रेवोल्यूशंस की चेंजेस लाइक abolition of feudal privileges, distribution of church lands. This provided a kind of middle ground that prevented a return to monarchy or to full Jacobin rule.
सही है। एक मिनट, ठीक है। रिस्टोरिंग सम रिलीजियस नॉर्मलेंसी दे, वहाँ वही नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ गए थे। अब अगेंस्ट में लिजिटमेसी, अच्छा इन्होंने क्या किया था, जो वोटिंग को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था टैक्स पेयर्स पे, बाकी गरीब आवाम नहीं दे सकती थी, जो टैक्स देता था वही वोट देगा। कांस्टेंट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड फैक्शन फाइटिंग, फ्रक्टी डोर्स, ठीक है, ठीक है। मैंडेट्स वगैरह, बैंक्रप्सी, वही इसके ना काउंटर पॉइंट्स आ रहे हैं। अच्छा एक कहा था जॉर्डन लॉ, कॉन्स्क्रिप्शन, ये कॉन्स्क्रिप्शन मैंने पहले भी बताया था शुरू में, मुझे भी उस वक्त याद होगा, फर्स्ट लेक्चर के अंदर मसला हुआ था, नेट से चेक किया था कि आपने जब आर्मी के लिए काम करना होता है, ये कंपलसरी हो गया था। अच्छा जो डायरेक्टरी के अंदर आपके पास डायरेक्टर्स थे, बराप जैसे करप्ट थे, और जब नेपोलियन को पता लगा था कि सेकंड कॉलिशन होने वाली है, वो वापस आके उसने ओवरटेक कर लिया था, ठीक है। तो जो चीज़ें मैंने अभी, जब मैं पॉइंट्स अभी गिना रहा था, मैंने कुछ चीज़ें मिस की। एक टैक्स वाला, जॉर्डन लॉ और डायरेक्टर्स की करप्शन, ठीक है, ये चीज़ें मैंने मिस की। ऊपर से हम्म, हाँ वेंडरमायर वाला और पेबॉय प्लॉट वाला, ठीक है, ये नहीं मिस होनी चाहिए, इसी को आपने लेके चलना होता है। ठीक हो गया। अब हम ना कुछ देर तक स्टार्ट करते हैं बेस्टाइल से, थोड़े से रह गए हैं, थोड़े से ज़्यादा रहते हैं, आई मीन थोड़ा सा रह गया काम, सही। अच्छा जी, एक्सप्लेन वाई द बेस्टी वॉज फॉर्म्ड। अच्छा जो जो था ना फोर्टिस बेस्टी, सबसे पहले तो पैलेस नहीं लिखना, मैंने मिस्टेक की थी भाई। अच्छा एक चीज़ ये, दूसरा ये कि आपको पता होना चाहिए कि इसको क्यों स्टॉर्म किया गया, ठीक है। कुछ बड़ी रीजंस हैं जो मैं चाहता हूँ कि लाइक स्टार्ट उनसे किया जाए। कि होटल दी वाइल, एक नाम का होटल जगह कुछ जो भी है, उधर मस्किट्स वगैरह पड़ी थी, तो आके ना वाम ने मस्किट्स ले ली, लेकिन वहाँ पे गन पाउडर नहीं था, गन पाउडर पड़ा हुआ था फोर्ट्रेस बेस्टी में, उन्होंने वहाँ अटैक कर दिया, ले लिया। एक चीज़ ये हो गई, एक, ठीक है। दूसरा आप ये बता सकते हो कि एक पैराग्राफ कंप्लीट इस पे बनाना है, ठीक है। दूसरा पैराग्राफ आप इस पे बना सकते हो कि आपके पास ना अराउंड कोई 25 से 30 हज़ार बंदे थे, जो 25-30 हज़ार, 29-30 थाउजेंड, जितने भी 29 से 30 थाउजेंड का, आई थिंक 29 से 30 के बीच फिगर है, जो वहाँ पे लुइस 16 ने बुला के अपनी प्रोटेक्शन के लिए बुला लिया था, और कहा जाता था कि वो लेविशली एंटरटेन किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आवाम को गुस्सा चढ़ा, उन्होंने उधर अटैक कर दिया। उनको समझ आ गई थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल हम सॉरी जो हम लेकर आ रहे रिफॉर्म्स लेकर आना चाहते हैं लुइस, उसके अगेंस्ट है। दो, आपके पास ना बेस्टी की एक सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस रही है फ्रांस हिस्ट्री में, तो उन्होंने आवाम ने जब वहाँ अटैक किया तो उन्होंने शो किया कि देखो भाई, हमने आपका ये जो कमांडर है दिल्यूनी नाम का, स्पाइक पे लटका दिया है। ये चीज़ हमारी एक रिजेंट वाली साइड आपको शो हो रही है, एक अपोजिशन वाली साइड हमारी शो हो रही है, गवर्नमेंट को ये अपोज कर रहे थे, और एक सेलिब्रेट किया गया था ये इवेंट, ठीक है। तीन तीन रीजन ऑफ स्टार्टिंग फास्ट कंप्लीट। अच्छा लेट मी सी कि अगर आपके पास कोई और पॉइंट है, ठीक है। हाँ या इस पर काफ़ी मटेरियल मौजूद है, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार, सही, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई वुड से कि यहाँ से पढ़ते हैं, थोड़ा सा नया लग रहा है। अच्छा एक और चीज़ थी, 23 जून को इन्होंने क्या कहते हैं, नेशनल जो 16 नेशनल असम्बली वीक करने के लिए क्या किया था, थर्ड तीनों स्टेट्स को अलग अलग बुलाया था। जब उसको इतना पता लगा, इतना खुद से चढ़ गया, तो उन्होंने क्या किया कि 27 जून को अपना डिसीजन रिवर्स कर लिया, और फिर अब देखते 14 जुलाई को उन्होंने क्या था भाई मचाई। अच्छा, the storming of the Bastille 14 July happened because Parisians feared that the king was about to crush the revolution and they urgently needed weapons and gunpowder to defend themselves. Louis XVI's behavior in June created deep mistrust and uncertainty about whether he genuinely accepted change. On 23rd June, he tried to weaken the National Assembly by overturning its decision and ordering the three states to meet separately. Then on 27th June, he reversed himself. This inconsistency made people suspect the king might agree to reform only temporarily, and then you forced to restore royal authority. So tension and apprehension and tension create sharply. Ek point. Okay. The fear grew when Louis XVI moved large number of troops towards Paris. By early June, there were about 25,000 soldiers in vicinity. Over half were Swiss and German mercenaries
who were seen as loyal to king rather than sympathetic to ordinary Parisians. Many Parisians interpreted this as a preparation for royal crackdown on the city and National Assembly. The dismissal of Necker, the finance minister, on 11 July intensified the crisis because Necker was popular in Paris and was associated with reform. Removing him looked like a signal that conservative forces at court were taking control and that the counter revolutionary coup might be starting. Together, troops movement and Necker dismissal convinced that an attack on Paris and the revolution was imminent. उसने 25,000 की अपनी सोल्जर्स की वो बुला ली और उसने 11 जुलाई को निकर को निकाल दिया, ठीक है। और हाँ ठीक है, अच्छा जी, दो पैराग्राफ ये हो गए, ओके। एक मस्केट्स वाला हो गया, मैंने कौन सा मिस किया था उस वक्त, 23 जून वाला किया था ना, या अच्छा। द इमीडिएट ट्रिगर फॉर अटैकिंग द Bastille was practical self-defense. Parisians sought food, guns, supplies to protect themselves against what they believed was an unavoidable assault. On the morning 14 July, they obtained roughly 29 to 30,000 muskets from the Hotel de Ville, but they lacked powder and shot. The Bastille had 250 barrels of gunpowder, so it became key target. At first, there were negotiations, but fighting broke out. Gunfire began, violence escalated. About 5:30 p.m., the Bastille had fallen. Therefore, the attack was not simply a spontaneous riot, it was driven by fear, political panic, and the urgent need for immunization. Finally, battered as a symbol, it was widely viewed as a monument of royal absolutism and arbitrary power. So, storming it represented a direct revolutionary assault on an old system of government. This symbolic victory reinforced the practical goal of obtaining gunpowder and turned the event into a powerful statement that the people of Paris were prepared to defend the revolution by force if necessary. ठीक हो गया, सिंबॉलिक पावर आ गई, मस्केट्स वाली कहानी आ गई, निकर वाली कहानी आ गई, ठीक है। और क्या थी वो 24 जो, मतलब बहुत मटीरियल है, ठीक है। आखिर में दिस ऑल्सो प्रोड्यूस अ डेंजरस वैक्यूम ऑफ अथॉरिटी. लुइस डिड नॉट प्रोवाइड द क्लियर लीडरशिप ऑन द क्रिटिकल इशू ऑफ वेदर वोटिंग शुड बी बाय हेड और बाय स्टेट, allowing the conflict between states to identify and making it appear that the country was slipping out of the king's control. In addition, the lack of direction from Louis over the Cassius encouraged the expansion of expectations. People began to demand deeper reform of ancient regime than the monarchy could manage or contain. As a result, political momentum increasingly shifted away from the royal court and even were outside the normal orbit of monarchy. They fueled a febrile atmosphere in which the rumors spread rapidly and the radical solution became more thinkable. The storming was a product of Louis' failure to command trust or impose stable direction at the moment of national crisis. The choice of Bastille also linked directly to the wider political meaning. It stood as symbol of royal absolutism. Okay, अब यहाँ पे अब मैं ना ओके अब यहाँ के ऊपर ना आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट, ठीक है। और लेट्स, ठीक है, ओके, यहाँ पे एक वर्ड आता है फेब्राइल एटमॉस्फियर, ठीक है। आइट से के पेपर में ये टर्म लिख आइएगा, ठीक है। इसको दोबारा पढ़ लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इसके अंदर वो बात कर रहा है कि जो वोटिंग होनी है वो हेड करेगा या स्टेट करेगा एक, और जो हमने कैशियर दी डोलियंसेस की हमने मार्च वाली वो सारी पढ़ी थी, तो उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया गया। दो चीज़ें, दिस सर्टेन, क्योंकि ना ये जो आता है ना स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टी, ये कोई 10 मार्क में नहीं आता, ये 20 मार्क में भी आता है। दिस अनसर्टेनिटी ऑल्सो प्रोड्यूस द डेंजरस वैक्यूम ऑफ अथॉरिटी. Lewis did not provide clear leadership on the critical issue of whether voting should be by head or by state, allowing the conflict between states to intensify and making it appear the country was slipping out of king's control. In addition, the lack of direction from Louis over the Cassius encouraged the expansion of expectations. People began to demand deeper reform of the ancient regime than the monarchy would manage or contain. Political momentum increasingly shifted away from the royal court, and events were decided outside the normal orbit of monarchy. In Paris, the fueled a febrile atmosphere in which rumors spread rapidly and the radical solution became more thinkable. In that sense, the storming of the Bastille was a product of Louis' failure to command trust or impose stable direction at the moment of national crisis.
The choice of Basti also linked directly to this wider political meaning. It stood as a symbol of royal absolutism, so its fall represented a revolutionary assault on the old system. ठीक हो गया. ओके. काफ़ी आसान है ये वाला क्वेश्चन. ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं. ओके, आई गेस इसको या मैं एक चीज़ सोच रहा था. लेट मी थिंक. एक मैं कर रहा था कोई. चलो हम बाद में करते हैं इसे. चलो. एक हो गया, हमें पता लग गया क्यों उसको बेस्टी को किया गया था. फेब्रिल एटमॉस्फियर थी और वो सारा. आई थिंक इसको ना सबसे लीस्ट ऑप्शन रखिएगा, ठीक है, लिखते हुए. अगर कोई चीज़ नहीं याद आ रही तो उसको डाल दीजिएगा या 20 मार्कर पे फिर आगे जाके. लेकिन वो मेन रीजन जो है ना, वो सारी मस्केट्स वाली 23 ये सारी मार्किंग स्कीम भी एग्जैक्ट रीजन है. इवन ये भी मार्किंग स्कीम की है, लेकिन ये 20 मार्कर वाले क्वेश्चन मैंने दी थी. अच्छा, वाई नेपोलियन वॉज एबल टू सीज पावर इन 1799. ऑलरेडी अगर हम देखें ना, इसको दो तरीके से आंसर किया जा सकता है. एक तो आपको पता है कि जो टेरिटरीज की लूजिंग पोजीशन थी वही समझे नेपोलियन की सीजिंग पावर की रीजन है. इकोनॉमिक रीजंस हैं, मैंडेट्स वाली कहानी सारी. एक अच्छा, इलेक्शन रिग किए जा रहे थे और ही नीडेड टू बी इन पावर. तो अच्छा, एक बड़े एक अजीब सेंस में भी हम इसको दे सकते हैं, आंसर कर सकते हैं कि सेकंड कोलिशन फॉर्म हो रही थी और जब ये था इजिप्ट कंपेन के ऊपर. ठीक है, अब मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ कि पेपर में कॉन्टेक्स्ट नहीं देना अंडरस्टैंडिंग के लिए. इजिप्ट के कंपेन में ये हो रहा था कि नेपोलियन चाह रहा था कि मेडिटेरियन रूट के ऊपर से ब्रिटेन को कट ऑफ किया जाए. वो वहाँ पे क्या बैटल ऑफ पिरामिड्स उन्होंने विन की और उसको सूनर पता लग चला कि फ्रांस के अंदर मसाइल ज़्यादा ख़राब हो गए, सेकंड कोलिशन फॉर्म हो रही है. लाइक ही हैड टू कम बैक. एक साउथ ऑफ फ्रांस का कोई इलाका था, ठीक है, पता मुझे इस इलाके का एग्जैक्ट नाम आता था, अभी मेरे जहन में नहीं है. वहाँ पे आए और दे हैड टू टुक पार्ट इन सीजिंग. ठीक है, साइज प्रीम्योर वो चाह रहे थे एक जनरल उसकी ट्रस्ट वाला हो और उसको ले लिया कि आप. लेटर उसके भाई ने कहा कि देखें कि आपके जनरल को मार रहे हैं. उसकी आर्मी जो अंदर गई सारा उन्होंने ले लिया और जो लोग डर गए थे, ठीक है, काउंसलर थे, उन्होंने अटेंड कर दिया कि भाई टेरिटरी ख़त्म हो गई है. तो वो ऑफिशियली पावर किसको मिल गई, नेपोलियन को. उसने जीतने से पहले ये बात रखी थी कि 3 काउंसिल बनाई जाएंगी. जब जीत गया उसने अपने काउंसिल में अपने आप को फर्स्ट में डिक्लेयर किया. ठीक है, एक तो ये थी. आई थिंक ये काफ़ी सारी रीज़न पूरी कर रहा है. ठीक है, लेट मी सी. अनस्टेबल एंड पॉपुलर, इलेक्शन रिगिंग, फ्रक्टेड और इकोनॉमिक हार्डशिप. सही है. फाइन, फ्रांस इज सीरियस थ्रेट्स. ठीक है. पर्सनल एडवांटेजेस, मिलिट्री विक्ट्रीज, एलीट सपोर्ट. वाह, वही जो मैंने भी सारी एक्सप्लेन की है. अच्छा जी, यहाँ पे आ गया क्वेश्चन. अच्छा, वाई नेपोलियन बिकेम एम्परर इन 1804. सही है. ओके, इसको तो थोड़ा सा ना ध्यान से करना है. ठीक है, हमको पता लग रहा है कि 1800 के अंदर इसने 2 बैटल्स जीती थी. ओहिलिंडन, मोरिंगा, नोट्स में से लिखवाई थी. सही है. इटालियन कंपेन जीत के आया था. इजिप्ट कंपेन विक्टोरियस, नॉट एग्जैक्ट विक्टोरियस बट विक्टोरियस. ठीक है, वापस आ गए थे बट स्टिल बैटल ऑफ पिरामिड मेंशन कर दो क्या जाता है. तो इतनी सीरीज़ के अंदर जहाँ पे लोग, जहाँ पे ये रहता था उस सड़क का नाम भी चेंज कर दिया गया था. कोई पता नहीं क्या रखा गया था, रुई दाला विक्टोरियर कुछ इस नाम का. ठीक है, इवन जब उस स्ट्रीट का नाम भी चेंज कर दिया, वो चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती थी, इसकी ग्लोरी. ठीक है, तो ये एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया था जहाँ पे एक नेचुरल स्टेप था, ये एम्पररशिप जाएगा. ठीक है, और वो इसको मिली.
एक रीज़न लिख देना, एक रीज़न लिख देंगे इसकी एटिकेट्स, फॉर्मल सेरेमनीज़, और वो हर चीज़ इस टाइप की हो रही थी कि वो इंडिकेशन कर रही थी कि इसने अब एम्परर बनना है। तो एक रीज़न थी असैसिनेशन अटैम्प्ट की थी फेल्ड, पर परिगु जो भी इसने जगह का नाम है, ठीक है। और जब वहाँ पे असैसिनेशन अटैम्प्ट की, लोगों में एक क्वेश्चन आया कि भाई अगर तो इसको असैसिनेट कर देगा तो पावर कौन रिज्यूम करेगा, फिर वो अनार्की और वो सारा कुछ स्टार्ट हो जाएगा। 3, 4 काउंसिल फॉर लाइफ, जहाँ पे सक्सेसर की इसको दे दी गई थी इजाज़त कि आप चूज़ कर लो। 5, ठीक है। तो ये सारी रीजंस हैं जो हम लिख सकते हैं कि नेपोलियन क्यों बना था एम्परर, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे आप सबसे पहले ग्लोरी, विक्ट्रीज, दूसरा कॉन्सुल फॉर लाइफ, ठीक है, 1802, was acting like a monarch in 1803, grand ceremonies, strict etiquettes, more elaborate official dresses, ठीक है। और पिचिग्रू, ठीक है, फेल अटैम्प्ट हुई थी मर्डर, ठीक है। ओके, अच्छा एक और थी, फियर ऑफ द बॉर्बन्स पोस्ट एलिट्स एंड प्रॉपर्टी ओनर्स टुवर्ड सपोर्टिंग एन एम्पायर, ठीक है। तो जिन लोगों ने ड्यूरिंग दिस होल टाइम फ्रेम प्रॉपर्टीज़ वगैरह ली थी और जो नहीं चाह रहे थे कि मोनार्की वापस आए, तो इनके पास एक मिडिल ऑप्शन यही बचा था। बोर्बन क्लाइमेट थ्रेटन्ड दैट इफ़ द मोनार्की रिटर्न्ड, ठीक है, he would restore the stolen properties to their original owners. This terrified many people who had benefited from the revolution, those who had bought church land in Imagre lands. They become convinced that Napoleon was a barrier protecting their property, and the revolutionary settlement and empire seemed safer than risking a return to the old regime. ठीक है, तो मैं एक चीज़ चेक करना चाह रहा था, एक वेट कीजिएगा। अच्छा आगे पढ़ लेते हैं। सेनेट अप्रूव्ड अ मोशन डिक्लेयरिंग नेपोलियन इन फ्रेंच, और आई थिंक प्लेबिसाइड हुआ था नवंबर में और बना दिया गया 1804 में, सही। ठीक है, ओके, ये वो क्वेश्चन आ गया कि तुर्क की पॉलिसीज़ ने अपोजिशन क्यों फेस की थी। अच्छा, कैम्ब्रिज ने तो कैंसिल कर दिया, लेकिन अब करना तो है आया हुआ। एक ये है कि इसने कहा था कि रिचर ज़्यादा टैक्स देंगे। एक इसके पास आता है 6 एडिक्ट, जिसमें कोरवी इसने एंड कर दी, तो इसने कहा था गिल्ड ख़त्म कर दे। तो अच्छा, तीसरा ये हो सकता है कि इसने क्या कहा था, इसने फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट लेकर आया था। तो इनलाइटनमेंट से ये इम्प्रेस हुआ था, ठीक है। इसने कहा था फ्री मार्केट, फ्री ट्रेड, फ्री लेबर और फ्री प्राइसिंग। तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि आपके पास ना राइस की प्राइस के अंदर स्टिपुलेशन आ गई थी, ठीक है। इवन जो प्रिंसेस ऑफ ब्लड था वो अगेंस्ट चला गया था इसके, ठीक है। अच्छा जी, और कोई फ्लोर वॉर चल रही थी, ठीक है। और हम्म, हाँ ठीक है, इसकी थोड़े से ना मैटर्स अजीब से थे। लिट्स द जस्टिस, लिट्स द कॉशेट, ठीक है। रॉयल ऑर्डर्स टू अरेस्ट विदाउट ट्रायल, किंग फोर्सिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ लॉज। तो ये सारे अथॉरिटेरियन डायरेक्ट वो डिक्टेटरशिप वाले होते हैं एक्ट्स। तो इस वजह से उसकी क्या हुई थी, पॉलिसीज़ फेल हुई थी, ठीक है। अच्छा, अब पढ़ लेते हैं। कह रहा है ही ट्राई टू मेक द रिच पे मोर टैक्स, तुर्गुट वांटेड टू रीडिस्ट्रीब्यूट टैक्स बर्डन सो दैट द वेल्दिएस्ट पीपल would play little or nothing would contribute more. The clergy nobility strongly opposed the use their influence at court to block reforms. Free labor, free trade, free pricing, grains speculation, ठीक है, saw as reform as threatening their power. Very powerful nobles like princes of the blood,
ठीक है, इनलाइटनमेंट आइडिया दैट प्रॉस्पेरिटी कम्स फ्रॉम फॉलोइंग द नेचुरल इकोनॉमिक ऑर्डर, फ्री ट्रेड, फ्री लेबर, फ्री प्राइसिंग। अच्छा, ग्रेन रिफॉर्म ट्रिगर्ड राइट्स, ठीक है, बैड हार्वेस्ट, फ्लोर वॉर, 6 एडिक्ट्स में एवोल्यूशन ऑफ द कोवी, ठीक है। ठीक है, उसने कोवी को रिप्लेस किया था कि प्रॉपर्टी पे सारे टैक्स देंगे। एबॉलिशिंग ट्रेड गिल्ड, देयर जॉब कंट्रोल्ड स्किल्ड लेबर, स्टेबल प्राइसेस, एवरीथिंग। और लेट्स दे जस्ट इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट के साथ अगर हुकूमत करेगा तो ऑब्वियसली नहीं होनी। तो ये सारी रीजंस थी जो तुर्गुत की पॉलिसीज़ ने अपोजिशन जिस वजह से फेस की थी। ठीक हो गया, ओके। बाय अवॉइडिंग रेडिकल पॉलिसीज द राइटरी वॉज एबल टू सर्वाइव, जो अपनी सारी चीज़ें पीछे से करके एक सेट से छापा मारने आगे। ठीक है, या सेम है, ठीक है, नहीं करने की जरूरत। नेपोलियन वॉज एबल टू मेंटेन इज पावर बाय यूजिंग प्रोपेगेंडा। ओके, ये मज़े का है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ये वो टाइम लाइन है आगे वाली, ठीक है, इसके बाद फिर हमारी ख़त्म हो जाती है, लास्ट टाइम लाइन है। अच्छा, नेपोलियन ने किस तरह मेंटेन की अपनी पावर, ठीक है। बाहर तो नहीं है, बाहर चले जाओ, नहीं पक्का। ओ माय गॉड, काफ़ी लंबा था। ओके, नेपोलियन ने किस तरह अपनी पावर मेंटेन की यूजिंग प्रोपेगेंडा, ठीक है। तो हम बताते हैं कि एक तो उसने लीजन ऑफ ऑनर, ठीक है, 1802 में आई गेस इसने दिया था कि जो विक्ट्री करेगा हम उसको देंगे, रिवॉर्ड करेगी, स्टेट रिवॉर्ड करेगी 1 पॉइंट। इसने एक बनाया था, एक मुझे उस इवेंट का सही करके याद नहीं है, लेकिन उस इवेंट पे क्या हुआ था, आर्मीज़ की सेलिब्रेशन, आर्मी की अचीवमेंट की सेलिब्रेशंस की गई थी 2, ठीक है। और उसने क्या किया था कि इलेक्शंस को नहीं कहेंगे, इसने न्यूज़पेपर 63 न्यूज़पेपर्स चलते थे जिसके अंदर से 63 इसने बैन कर, नहीं इसने कोई 50 ज़्यादा बैन कर दिए थे। एक द मोन्टॉयर वाली एक रह गया था न्यूज़पेपर, उसको छोड़ दिया था, उसके अंदर भी अपनी पब्लिकेशंस करता था, अपनी आर्मी के प्रेजेंस करता था, और बाकी को अलाउ नहीं करता था, ठीक है। और क्या हो सकता है, ये जो इवेंट का नाम था आर्क द ट्रायम्फ, ठीक है। अच्छा, इसने प्लेबिसाइट कराया था जो प्रूव करता था कि अवाम इसके साथ है, 3, 5, 2, 1, 6 एंड 5, ये फिगर याद हो, ठीक है। लीजन ऑफ ऑनर बता दिए, ठीक है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईयर जो आपके पास ये कौन सा होता है, 5, 6, 7, 8 बनता है, ये क्या बनता है, ठीक है। फर्स्ट काउंसिल ख़ुद था ये। अच्छा, फिर आपके पास इसने किस तरह से कह सकते हैं कि प्रोपोगेंडा किए बगैर किस तरह इसने हुकूमत की, क्योंकि 20 मार्कर है ना, तो अगेंस्ट जा सकते हैं। तो वी कुड से नेपोलियन कोर्ट्स में अंदर आता है कि आपके पास ना फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ, आपके पास आ जाती है प्रॉपर्टी, ठीक है। आपके पास आ जाती है, वन मोर थिंग होती है इसकी, मेरे जेहन में नहीं आ रही, एक मिनट थिंक, हाँ, इक्वालिटी ऑफ मेन बिफोर द लॉ, ठीक है, ऑल मेन बिफोर द लॉ। अच्छा, फिर इसके पास आ जाता है कॉन्कॉर्डेट ऑफ 1801, ये मैंने पढ़ाया था नोट्स में था। इसके अंदर क्या किया था इसने, ताल्लुकात सही किए थे चर्च के और स्टेट के, पहले वो ख़राब थे, उसको समझ आ गई थी कि भाई देखो अब पैरिश चर्चेज़ भी आहिस्ता आहिस्ता, हमने ना 1899 के साथ साथ हमने ना एक चीज़ नोटिस की थी, ट्रेंड नोटिस किया था कि जो पेरिस चर्चेस थे वो वापस आ रहे थे और प्रीस्ट ऑफिशिएट हो रहे थे। तो अब ये मुनासिब बात नहीं थी कि आप इनके साथ अगेंस्ट चले जाओ, क्योंकि इन्होंने पहले भी ज़्यादती सही हुई थी ड्यूरिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी के अंदर 90 में, ठीक है। हाँ, फिर इसके पास ना ये जो गंदी चीज़ें भी हो जाती थी ना, हार जाता था ये, जैसे ट्रफलगार, डिजास्टर्स लाइक ट्रफलगार, चेक कर लेना क्या होता है, ज़रूरत नहीं है, बस इतना पता होना, ट्रफलगार उनको गुड लाइट में प्रेजेंट करना जानता था ये, ठीक है। अच्छा, इवन एक बार क्या हुआ था 1802 के अंदर ना, ट्रिब्यूनोट और लेजिस्लेटर, दो वो लॉ पावर्स थी जो बेसिकली थी नहीं, इसके अपने ही बंदे होते थे वहाँ पे भी,
अच्छा, उसमें क्या होता था कि उन्होंने ना एक बार ना नेपोलियन कोर्ट्स के अगेंस्ट ना, आई थिंक नेपोलियन कोर्ट्स तो बाद में बने 4 के अंदर जाके, लेकिन 2 के ड्राफ्ट के अंदर भी उन्होंने ना क्रिटिसाइज़ किया था। उसने क्या किया था, 150 मेंबर्स कर दिए थे, और 1808 में तो अबॉलिश ही कर दिया था। अच्छा, एक और चीज़, ड्यूक द एंशियन, ठीक है, इस तरह के जो ड्यूक्स होते थे इनको पकड़ के ना एग्जीक्यूट कर देता था, अपोजिशन तो ख़त्म होनी नहीं चाहिए। और फिर जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के ऊपर जो रेनिंग पोजीशन होती है अपनी फैमिलीज़ को बढ़ा देता था, फैमिली मेम्बर्स को, जैसे स्पेन के अंदर, ठीक है। और स्टेट मेंबरशिप इसकी 80 से 140 तक चली गई थी, 1814 तक, ठीक है। या ओके, पढ़ लेते हैं हम। Napoleon will certainly maintained his power partially by propaganda. In some way, it was vital because his regime began with a coup and needed legitimacy. Propaganda alone cannot explain why he remained dominant 19 to 84. It worked because it forced a tight constitutional control, popular reforms, military successes. ठीक है. The major reason propaganda mattered was that Napoleon systematically controlled what people could read and hear, making it far easier for the regime's conversion of events to become truth. Very soon after becoming the first consul, he moved to suppress the political newspaper. 17 January 1800, a decree cut down the Paris dramatically, leaving only a small number of permitted and preventing new papers from appearing. This created an environment where criticism could be chalked off while government-friendly repeating could be promoted. Linked to was the importance of official newspapers such as Le Montaire, which was declared an official paper under Napoleon, is often described as functioning as a propaganda under Napoleonic regime. सही हो गया, ठीक है। तो 17 जनवरी 1800, ये डेट याद हो, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मुझे भी याद होनी चाहिए, पेपर में लिख के आएंगे, सही। अच्छा, दूसरा आपका पैराग्राफ था, इसके अंदर क्या हुआ था कि आपके पास था जैकीज लुइस डेविड्स की पेंटिंग थी द कॉरोनेशन ऑफ द नेपोलियन। उसने एज अ ग्लोरी रिप्रेजेंट करवाई थी फ्रांस के अंदर, ठीक है। तो इज़ अ काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा की, इसके ऊपर कोई चीज़ ही नहीं है। और फिर जो आर्क दी ट्रायम्फ की जगह थी, वहाँ पे डिफरेंट मिलिट्री जो विक्ट्रीज थी उसको सेलिब्रेट किया गया था 1806 में। ऑस्ट्रेलिट्स की जब आर्मी, जो ऑस्ट्रेलिट्स की जब वॉर थी उसमें जीते थे। Propaganda also helped Napoleon create a powerful personal image that associated him with the national unity, stability, glory. The regime used art and ceremony to represent his authority as grand, legitimate, and almost historical destiny. Jacques Louis David's monumental painting, The Coronation of Napoleon, was commissioned under Napoleon and depicts the 1804 coronation in a highly staged, majestic way, turning the event into a lasting symbol of imperial legitimacy. This mattered because it reframed a new regime born from revolution and coup as orderly, sacred, and rightful. In the same time, monuments should function as propaganda or the triumph, specifically to celebrate military achievement by France after Austerlitz, embedding the message of Napoleon glory in Paris itself. फिर उसने वो करवाया था, रेफरेंडम करवाया था 35216 एंड 5। इसके हक में वोट आ गए थे। द रीजन ऑफ ऑनर वाज एन ऑर्डर ऑफ मेरिट, हेल्प बिल्ड लॉयल्टी एंड सपोर्टेड द मैसेज दैट द एडवांसमेंट एंड नेगोशिएशन केम थ्रू सर्विस टू द स्टेट, ठीक है। अब होएवर अगेन इसकी आ गई है कि प्रोपोगेंडा के अलावा भी ये काम कर ही लेता था। हाउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईयर 18 concentrated power in the executive and the first council. Napoleon could propose and promulgate laws and appoint ministers and key officials, which meant the state machinery was built to obey him rather than to check him, ठीक है। अच्छा, आगे है कॉन्कॉर्ड ऑफ 18 स्टेबलाइज रिलेशन विद कैथलिक चर्च वगैरह। नेपोलियन कोड्स बता दिया था मैंने सारा। अच्छा, जब उसने प्रोपोगेंडा करना छोड़ दिया था और 1814 में हार गया था, ठीक है। ट्रेफलगार वाला इवेंट पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रिब्यूनेट वाला 100 to 50 कर दिया था। फिर ड्यूक द एंशियन वाज सीज्ड एंड एग्जीक्यूटेड। ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए, लिख के आने। मेंबरशिप इंक्रीज 80 to 140, सही है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे। अच्छा, वाई नेपोलियन एग्री टू कॉन्कॉर्ड ऑफ 1801, ज़रूरी था, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी में इतने मसाइल पैदा हुए थे और
वही पेरिस कम्युनिटी, पेरिस चर्च ज़्यादा हो गए थे, ठीक है। और उन्होंने यूँ शो करना था कि जो रॉयलिस्ट थे वो उनके साथ ज़्यादा अटैच हो गए थे चर्च, उन्होंने शो करा था भाई ये इसके अगेंस्ट जाएंगे बना पावर इंक्रीज़ कर जाएगा। और जो आ, इससे पहले पहले 1800 से पहले पहले मतलब वो चाहते नहीं थे एब्सोल्यूट मोनार्की वाला कंट्रोल वापस आ जाए जिसके अंदर चर्च के पास ज़्यादा पावर हो, ठीक है। ओके, Napoleon agreed to concord because it offered a practical way to stabilize France after years of bitter conflict, church and state. As a major cause of division, civil constitution of clergy, which had helped provoke resistance and civil unrest. Battle of Expediency, Catholic worship was already reviving a practical before Napoleon's statement. Paris churches had reopened. ठीक है, ठीक है, वही सेम। द मोडस विवेंडी कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं, ठीक है। मोर वाइडली एक्सेप्टेड, सही है। वही सेम पॉइंट जो मैंने एक्सप्लेन किया था, सही है। वही चाहते नहीं थे कि वापस आ जाए इनकी पावर, तो ये थोड़ा सा रह गया। अच्छा, उसकी फैमिली जो थी लुइस 16 की, वो पेरिस क्यों भागी थी? अच्छा, एक याद रहे इसको ना, पेरिस मॉब जो 60,000 का था उसने ना पेरिस में कवर किया हुआ था, निकल नहीं सकता था। तो 4 अप्रैल का मंथ चल रहा था जब इसकी फैमिली ने ईस्ट मैस, पता नहीं ईस्टर मैस जो भी, उधर जाना था। वर्साइल के अंदर उनका ऑलरेडी वो थे, जाना उधर था लेकिन नहीं जाने दिया गया, ठीक है। तो इतना प्रेशर एक बिल्डअप हुआ था, एक वजह ये थी, ठीक है, फैमिली प्रेशर आ गया था एक कि भाई हमें कहीं मूव भी नहीं करनी चाहिए। फिर एक था कि इसका जो कमांडर था, ठीक है, कमांडर का नाम बॉयले। अब बॉयले को इसने कमांड किया था लॉरेन वाली जगह जाके हेडक्वार्टर बनाना है, ठीक है, क्योंकि लुक्सेमबर्ग के अंदर ऑस्ट्रिया की जो 8,000 की आर्मी है वहाँ प्रेजेंट है, तो उसने प्रोटेक्ट भी करना है फ्रांस को। 2 रीज़न्स, एक ये थी कि अगर वो वहाँ से भाग जाता है तो वो क्या करेगा, इमाग्रास के साथ और डिफरेंट फॉरेन पावर से ताकि बाकी रेवोल्यूशन को काउंटर करेगा। 3, अच्छा और क्या हो सकता है? हाँ, जो लोग इसके किंग्स के नेम के अंदर बोल रहे थे उसको भी चुप करना था इन्होंने, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज किया जा रहा था जुलाई 1901 के अंदर, उसको भी उसने काउंटर करना था। ये रीज़न है। अ, हम्म, ठीक है, सेम वही पॉइंट जो मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। लुइस 16 फैमिली fled Paris because the king felt increasingly trapped, unsafe, and politically powerless. He wanted to regain control over events. One interpretation is Louis intended to leave France and place himself head of foreign troops and French immigrants and return by force to restore ancient regime. ठीक है, वही ऑस्ट्रियन ट्रूप्स इन लुक्सेमबर्ग प्रोवाइडेड कन्वीनियंट फॉर लुइस, ठीक है। मार्किस दी बॉयले, वही सेम, ठीक है। उसकी उन जो रॉयल फैमिली थी, सेंट क्लाउड जाना था अप्रैल के अंदर, जाने नहीं दिया। ईस्टर मैच नहीं सेलिब्रेट करने दी गई, किंग्स के नेम के अंदर जो बोल रहे थे निगोशिएट कर सकता था ये, चाहिए। अच्छा, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था कि जो निकर्स की ये थी ली कॉमते रोंदू हेरोए वाज क्रिटिसाइज व्हेन पब्लिश इन 81। अगर हम नोट्स की बेसिस के ऊपर इसको करना चाहें ना, तो हम ये बता सकते हैं, देखो भाई, जैकी निकर्स ने हमें नोट्स के अंदर, तो मैंने जितना पढ़ाया था वो ये था कि जैकीज निकर ने अपने टाइम पीरियड के अंदर उसने जो अकाउंट पेश किया था, ठीक है, फाइनेंसिस का रॉयल अकाउंट पेश किया गया था, वो फेक था, सही है। एक हमने कंप्लीट पिक्चर इसलिए यहाँ पे बतानी है कि आवाम को राज़ी रखने के लिए, ठीक है, कि भाई इतना प्रॉब्लम नहीं चल रहा था, फेक थी एक, ठीक है। एक हो सकता है इस वजह से, ठीक है, वो उसको क्रिटिसाइज़ किया गया, सही। दूसरा, उसको इस वजह से क्रिटिसाइज़ किया गया क्योंकि वो चाह रहा था कि उसकी जो, अच्छा मैंने इतना भी पढ़ाया था वो स्विस था और प्रोटेस्टेंट था, ठीक है, और उसको फाइनेंस मिनिस्टर भी लगाया गया था, ठीक है। उसको हमें इतना भी पता 2 बार लगाया गया था, यानी किंग के करीब था। जब वो किंग के करीब था वो अपनी ना मोर एडवांसमेंट चाह रहा था, तो इसलिए उसने क्या किया कि उसने आवाम को
जो पार्लियामेंट के लोग थे जो कहते थे कि फ्रांस बगैर लोन के नहीं चल सकता, उनको गलत प्रूफ करना था। ठीक है। अच्छा, इसने क्या किया था, 264 मिलियन जो लेवरेज थे, ठीक है, पैसे थे, वो शो कराए थे। ठीक है, 12 मिलियन का बूस्ट था फ्रॉम 250, 264 शो कराया था, 252 ऑलरेडी क्या कहते हैं प्रेजेंट था। ठीक है, एक्सपेंडिचर जो आपका था, तो 12 मिलियन का लेवरेज का बूस्ट आया था। फॉरेन मिनिस्टर का मैंने बताया था उसका गोमती दिवर्जेंस। ठीक है, ये अच्छा यहाँ पे मैंने ये चीज़ नहीं बताई थी कि इसका टाइम पीरियड काम से काँप रहा था, अगर पता होता तो शायद हम बिल्कुल बेहतर कर सकते थे। ठीक है, तो वो कहता था कि हमने रॉयल अकाउंट की पिक्चर नहीं आवाम को दिखानी, लोकल आवाम का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ऑर्डनरी सब्जेक्ट्स है नो राइट कि वो जाने। और लास्ट रीज़न थी कि वो एब्सोल्यूट मोनार्की हर्ट हो रही थी। ठीक है, because France was still based on the principle of absolute monarchy, the publication was viewed as a direct challenge to that system. By exposing and inviting discussion into the king's finance, Dicker was seen to be attacking the idea that the king ruled above the public scrutiny, and Comte Randu was criticized not only for what it said but for what it represented, a move toward openness and accountability that conservatives believe threatened traditional nature of the French state. ठीक है, और द कहते कैसे द रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट्स फॉर द किंग, द रिकॉर्ड्स ऑफ द अकाउंट ऑफ द किंग। ठीक है, तो ये सारी रीजंस थी, द रिकॉर्ड्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द किंग। सही हो गया। ठीक है, बिल्कुल करीब हम पहुंच गए हैं। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि हंगर के ऊपर अगर आ जाए क्वेश्चन तो हम उसको कैसे डील कर सकते हैं। ठीक है, पर नए ब्रेड प्राइजेस जो थी वो इंक्रीज़ कर गई थी 88 के अंदर, स्प्रिंग के अंदर ये आ गया था, बैड हार्वेस्ट आ गया था, फ्लडिंग थी, और चेस्टनट ऑलिव ग्रूव्स इन द साउथ वाइन्स हार्म हो रहे थे, वेग्रेंसी रोज़ कर गई थी। ठीक है, वो जो आप फूड वगैरह ढूंढने के लिए लोग भागते हैं। ठीक है, ट्रैवलिंग वर्क एंड फूड। ठीक है, उनको लगा था कि वो अरिस्टोक्रेटिक प्लॉट ब्रिगेंड्स हायर हो गए हैं, और एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट था कि जो आपके पास आई क्या कहते थे, आयरी होती है, एरी होती क्या होती है, राय, जब वो राय खाते थे तो उसके साथ ना एरगॉट भी नहीं खाते थे, क्योंकि वो क्या होता था फंगस होती थी। लेकिन जब इतने मामला ख़राब हो गए तो उन्होंने वो भी खाना स्टार्ट कर दिया, उनके पास चूज़ नहीं कर सकते थे। फिर उनके पास क्या था, स्टेट जनरल एंड द कैशियर्स इंडोलियंसिस के ऊपर उसका कोई फोकस नहीं था। आज क्या बनेगी? आज तो बात अच्छा, इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं ना 10 मिनट तक ना, ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट कर देते हैं इसको, और फिर क्या कहते हैं, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, साइनोरल्स। ठीक है, वही उनको मैंने कोई पहले पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ठीक, आई थिंक ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये पॉलिटिकल लीडरशिप मैटर किसी और सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। और लास्ट क्या था, डायरेक्टली फेस प्रॉब्लम फ्रॉम इट्स बिगिनिंग, पॉलिटिकल, फॉरेन, फाइनेंशियल फेमर, ये हमने किए हुए हैं पहले। सही है, तो आई थिंक नो नीड। ठीक है, तो हमारे पास पेपर्स यहीं तक थे, इसके अलावा कोई नया मटेरियल नहीं आएगा। ठीक है, इसी के अंदर से आपके आंसर्स करने हैं हमेशा क्वेश्चंस को। सही है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़, ये मैं अपलोड कर दूँगा बस।